नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने अगले वीडियो में कहा था कि अगले क्लास में हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी खोज पायराडे ने की। तो ध्यान रखना, राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो पायराडे नामक वैज्ञानिक ने। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम्स। एक होता है आपका 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम्स। इन जो राइबोसोम्स की होती है दो सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। तो 70S राइबोसोम जो दो सब यूनिट में डिवाइड होता है वो 50 और 30S में। आर्मी एनए में या अदर जीडी वगैरह में कई बार एग्जाम में पूछा गया है 70S की सब यूनिट क्या होती हैं? तो 50S 30S। तो जोड़ने पर 80 होगा, लेकिन ध्यान रखना ये 70S का है। किसका है? 70S का है। 70S की सब यूनिट क्या होंगी? 50S और 30S। वही हम बात करें 80S की सब यूनिट क्या होती है? 60S और 40S। कितनी होती है? 60S और 40S होती है। तो आप लोग ध्यान रखना। और 70S राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं। और वहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लिए थे। तो ध्यान रखना आपको 70S। अब यहाँ हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है। 70S राइबोसोम ऐसे डिवाइड होता है। एक बड़ी यूनिट होती है, दूसरी छोटी सब यूनिट होती है। एक बड़ी सब यूनिट को हम 50S कहते हैं और छोटी सब यूनिट को 30S कहते हैं। किसमें? 70S राइबोसोम्स में। 70S जो राइबोसोम्स होता है उसकी एक सब यूनिट 50S होती है, दूसरी 30। तो 50S वाले को हम बड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी सब यूनिट। और छोटी वाली को 30S। इसी प्रकार 80S में बात करें तो 80S में भी छोटी सब यूनिट कितनी होती है? 40S की। और बड़ी सब यूनिट कितनी होती है? 60S की। कितनी होती है? 60S की। तो ध्यान रखना आप लोग, बड़ी सब यूनिट कितनी? 60S की, छोटी सब यूनिट 40S की। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यहाँ पर ये दोनों सब यूनिट को जोड़ने का कार्य, दोनों सब यूनिट जो जुड़ी होती है आपस में, इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर जोड़ने के लिए होता है मैग्नीशियम आयन। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम आयन। तो दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए कौन प्रयोग किया जाता है? क्या होता है? मैग्नीशियम आयन होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नीशियम आयन। तो ध्यान रखना, दोनों सब यूनिट को जोड़ने का कार्य कौन करता है? मैग्नीशियम आयन करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्रयोगशाला में राइबोसोम्स का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? किस वैज्ञानिक के द्वारा राइबोसोम का संश्लेषण प्रयोगशाला में सबसे पहले किया जाता है? तो नोमुरा नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? नोमुरा नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सबसे पहले किया। आगे देखते हैं, हमारा सब यूनिट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। बहुत ज़्यादा जो पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम्स को कहते हैं। इसकी खोज सन 1974 में डी डुवे ने की थी। किसने की थी? डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। इनका निर्माण गाल्जी काय में होता है अथवा अंतःप्रद्रव्य जालिका से होता है। इनका निर्माण गाल्जी काय से या किससे? अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उन्हीं से इनका निर्माण होता है। इसमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? इसमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे कुछ एंजाइमों के नाम हैं, प्रोटीएज एंजाइम, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिएज, फास्फेटेज। ये एंजाइम लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। एक प्रश्न यहाँ पर है, पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं, किसके कारण नष्ट होती हैं? तो लाइसोसोम के कारण। पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं, किसके कारण नष्ट होती हैं? तो लाइसोसोम के कारण नष्ट होती हैं। यह भी अच्छा प्रश्न है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा लवक। लवक का दूसरा नाम ही क्या है? प्लास्टिड। लवक को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। जनरली लवक जो होते हैं वो प्रायः किसमें? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं कौन? लवक। इसकी खोज 1865 में हैकेल ने की थी। किसने की थी? 1865 में हैकेल ने की थी। सिम्पसन ने इन्हें नाम दिया था। प्लास्टिड का नाम या क्लोरोफिल की खोज पूछा जाए तो सिम्पसन ने की थी। किसने की थी? सिम्पसन ने। या सिम्पसर लिखा होगा या सिम्पर ज़्यादातर लिखा रहता है। सिम्पसर कई किताबों में सिम्पसर भी लिखा है। इनका मूल नाम क्या था? सिम्पर। क्या नाम था? सिम्पर। इनका आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होती है अथवा चपटाकार। ये गोलाकार भी होती है और चपटाकार भी होती है, और रंगीन भी होती है और रंगहीन भी होती हैं। तो ये इनका आकार कैसा होगा? गोलाकार हो सकता है, चपटाकार हो सकता है, ये कलरफुल भी हो सकती है और कलरलेस भी होती है।
तो ध्यान रखना, ये रंगीन भी होती हैं और रंगहीन भी होती हैं। रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम कहें कलर के आधार पर लवक को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। पहला है हमारा हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये किस कलर का होता है? तो हरे रंग का। किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। वही हम बात करें, दूसरा है हमारा वर्णी लवक। वर्णी लवक का कलर कैसा होता है? रंगीन लवक होते हैं, इन्हें कलर प्लास्टिड कहते हैं। इनका दूसरा नाम है क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। अगला है आपका अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक का दूसरा नाम है ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम है? ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान रखना, अवर्णी लवक का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ये कैसे होते हैं? रंगहीन कवक होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन कवक। इनका कोई कलर नहीं। एक बार फिर से देखते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, हरे रंग के होते हैं। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, रंगहीन लवक होते हैं। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन। ये क्या होता है? रंगहीन। वर्णी लवक रंगीन होते हैं। ध्यान रखना, ये रंगीन होते हैं, ये रंगहीन। आगे देखते हैं, विभिन्न प्रकार के लवक एक दूसरे में बदल सकते हैं। ये लवक एक दूसरे में चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। ये आपस में, जैसे आपने सुना होगा, हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? तो ये लवक के कारण ही होता है, लवक चेंज हो जाते हैं। अब पहला टॉपिक हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम विस्तृत यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग का लवक होता है, जो इसे प्रहरित या क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिसे ये रंग जो होता है, ये किसके कारण होता है? जो ये हरे रंग का लवक होता है, ये इसका हरा रंग अगर आपसे पूछा जाए किसके कारण होता है, तो प्रहरित या लवक क्लोरोफिल के कारण। किसका? क्लोरोप्लास्ट का जो हरा रंग है वो किसके कारण है? प्रहरित या क्लोरोफिल के कारण है। आगे देखते हैं, बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, कवकों को छोड़कर हरित लवक सभी पौधों में पाए जाते हैं। यानी कि बैक्टीरिया में नहीं पाए जाएंगे, नीले हरे शैवाल में नहीं पाए जाएंगे, कवकों में नहीं पाए जाएंगे, और सभी में पाए जाते हैं। अन्य शैवालों में ये पाए जाते हैं। ध्यान रखना, शैवाल में ये पाए जाते हैं, केवल नीले हरे शैवाल में ये नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि शैवाल क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपस होते हैं, स्वापोषी होते हैं। क्योंकि आपको पता है क्लोरोफिल में ही किस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के द्वारा ही संपन्न कराई जाती है। तो शैवाल क्या होते हैं? स्वापोषी होते हैं, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उनमें होती है। तो सभी पेड़ पौधे स्वापोषी होते हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला पॉइंट हमारा, इसके अंदर झिल्लियों से घिरे अर्ध तरल दानेदार पदार्थ पाए जाते हैं। इस जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर, या आप कह सकते हैं क्लोरोफिल के अंदर जो झिल्लियों से घिरे अर्ध तरल पदार्थ से दानेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। कई बार ये पूछा गया है झिल्लियाँ किससे बनी होती हैं? ये जो अंदर झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट के अंदर झिल्ली पाई जाती है, किससे बनी होती है? तो यह झिल्ली वसा और प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? वसा और प्रोटीन से बनी होती है। यह झिल्ली किसके बनी होती है? वसा और प्रोटीन की बनी होती है। आगे है अगला पॉइंट हमारा, स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा जिसे हमने कहा था झिल्लियों से घिरे अर्ध तरल दानेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हमने नाम दिया था स्ट्रोमा। क्या नाम दिया? स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती है। किसकी संरचनाएं पाई जाती है? सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं संरचनाओं को ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना या ग्रेनम के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या 40 से 60 होती है। कितनी होती है? 40 से 60। एक क्लोरोप्लास्ट में इनकी संख्या 40 से 60 तक होती है। अगला पॉइंट है हमारा, कुल क्लोरोप्लास्ट का 75% भाग क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए, कुल क्लोरोप्लास्ट का 75% क्या होता है? क्लोरोफिल ए, और तथा 25% भाग क्या होता है? क्लोरोफिल बी होता है। अगर आपसे पूछा जाए, इनका सूत्र पूछ लिया जाए, तो क्लोरोफिल ए का सूत्र होता है C55H72O5N4Mg। एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहाँ देखिए, मैग्नीशियम धातु। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। सूत्र याद रखना, C55H72O5N4Mg। ये किसका है? क्लोरोफिल ए का। और इसका कलर कैसा होता है? नीला। कैसा कलर होता है? नीला कलर का होता है क्लोरोफिल ए। अगर हम वही बात करें क्लोरोफिल बी की, तो इसका कलर होता है हरा काला। क्या होता है? हरा काला होता है। इसका सूत्र यहाँ पर सिर्फ H हाइड्रोजन में कमी हो जाती है। हाइड्रोजन कितना हो जाता है? 70। C55H70O5N4Mg। थोड़ा चेंजेज हुआ, H कितना यहाँ पर 72 है, यहाँ पर कितना हो गया? 70 हो गया। तो आप याद रखेंगे, ए में 72 होगा और 70 बी में क्या होगा? 70 होगा। तो ध्यान रखना, और कुछ चेंजेस नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, C55H72O5N4Mg क्या है? क्लोरोफिल ए है। आगे देखते हैं, और इसमें पाया जाता है कैरोटीन। कैरोटीन नारंगी रंग का होता है, जिसका सूत्र होता है C40H56, C40H56। अगला है हमारा जेंथोफिल। जेंथोफिल पीला रंग का होता है, जिसका सूत्र होता है C40H56O2, यानी सिर्फ यहाँ पर O2 की वृद्धि होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार प्यारे साथियों।